आज का हमारा पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में 403 रुपया हो जाती है, तो आपको वह धन ज्ञात करना है। यानी आपने कोई साधारण ब्याज पर कोई राशि उधार ली थी और उसका दर दिया है आपको 10% और समय आपका है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में आप कर्ज चुका रहे हैं कितना, 403 रुपया टोटल। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 403 रुपया वास्तव में है क्या, आपको समझ पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो 403 रुपया जो आपको दिया है यहाँ पे मिश्रधन। मिश्रधन उसे कहा जाता है जैसे आपने कोई धन किसी से उधार लिया 500 रुपया और समय बीतने के बाद आप मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को मिला के देते हैं, उसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। तो यहाँ पे मिश्रधन दिया है तो आपको भी यहाँ पे सामने मिश्रधन चाहिएगा, तो मिश्रधन बराबर हम लोग मिश्रधन दिखा सकते हैं। तो देखिए कोई भी राशि होगी वो अपने आप में 100% होगी, यानी 100% होगी। और यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिए, तो ब्याज दर कैसे निकलेगा, R इंटू टी, यानी दर में 3 से गुणा कर दीजिए, 10 से 30, यानी 30% ब्याज हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 130% बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 403 रुपया दिया है। परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 हटा दीजिए, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यानी हमारा सवाल आ गया है 403 गुणते 100 बटा में 130। कटाइए इसको, 0 से 0, 13 से 13 तिया 39 और 13 एकम 13, 31 में 10 का गुणा करेंगे 310, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मूलधन जो था कितना था, 310 रुपया। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 2 नंबर। एक परीक्षा में 87% लड़के पास हुए तथा 2093 बच्चे फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं आपको बताना है। तो देखिए जो परीक्षा हुआ होगा टोटल 100% का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100% का परीक्षा हुआ होगा, तो इसमें 87% जो लड़के हैं वो पास हो गए हैं, तो फेल कितना हुए होंगे आप समझ सकते हैं, 13%। यही 13% में जो फेल हुए हैं वहाँ पे बच्चों की संख्या दे दिया है 2093, यानी हम कह सकते हैं कि 13% बराबर कितना है, तो 2093 बच्चे हैं। यहाँ से हम लोग पूरा कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 2093 गुणते में 100 और बटा में कितना, 13 आ जाएगा। अब कटा दीजिए, आपके आंसर सामने होगा। 13 से कटाइए, 13 से 13 एकम 13, फिर बचा यहाँ पे 6, 13 छक्का 78 और फिर 13 एकम 13, यानी 161 बार में ये पूरी कट जा रहा है। अब 161 को 100 से गुणा कर दीजिए, तो डबल जीरो आप में इसमें आके लग जाएगा, यानी 16,100 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित थे, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 3 नंबर। एक जूते का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है, लेकिन उसे 13,500 रुपये में बेचा गया है, उस पर कितना प्रतिशत का छूट दिया गया है आपको बताना है। देखिए टोटल 70 क्वेश्चनों में प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर लगाएं और भूलकर भी आप इसको इग्नोर ना करें। देखिए एक जूते का अंकित मूल्य है 15,000 रुपया, तो टोटल आपका था 15,000 रुपया, आपको मिला कितना में है, यानी 13,500 रुपया में आपने खरीदा है। तो सबसे पहले ये पता करिए आपको रुपया में कितना छूट मिला है, तो यानी 15,000 में से 13,500 घटा देंगे तो आपका रुपया में कितना मिला था, 1,500 रुपये का छूट मिला था। गुणते में 100 क्योंकि प्रतिशत में बताना है, और आपका नीचे हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी जिस पर आप छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य वहाँ पे कितना छपा था, तो 15,000 रुपया छपा था। कटा दीजिए, डबल जीरो से इसका डबल जीरो, एक जीरो से इसका एक जीरो, और 15 दहियम 150, यानी प्रतिशत में 10% का छूट दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है। एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है तथा उनकी भुजाएं क्रमशः 12, 13 और 15 के अनुपात में है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो देखिए त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वृत्त हो, इनका परिमाप उसे कहते हैं, यानी चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है। जैसे आयत का ही लंबाई गुणते चौड़ाई है, तो इसके चारों तरफ अगर आप घूम दे रहे हैं तो ये परिमाप हो गया। वृत्त के चारों तरफ घूम दे रहे हैं, ये भी परिमाप हो गया। तो उसी तरह परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ जहाँ भी आपसे पूछा जाए कि परिमाप वास्तव में क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे 12x, इसको x मान सकते हैं, 13x और इसको 15x,
इसको आप जोड़ दीजिए, 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 40 यक्स। और परिमाप टोटल कितना है 600 मीटर। अब पहले यक्स का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे भाग दे के 0 से 0, 4 से कटाएंगे यानी 15 आ जाएगा, यक्स बराबर 15। तो देखिए इसमें बड़ी भुजा आपसे पूछा गया है, तो समझने का प्रयास कीजिए। 12, 13 और 15 जो अनुपात में व्यक्ति बड़ा होगा वो वास्तव में भी बड़ा होगा। तो अनुपात में आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 15। 15 का यक्स यहाँ पे पुट करें, 15 में 15 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 225। सबसे बड़ी भुजा है, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तथा ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है ए और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कार्य कितना है हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए इस तरह सवाल है, ए और बी एक जगह मिलकर कितना दिन में करें 8 दिन में, और एक जगह बी और सी एक जगह मिलकर कितना दिन में 12 दिन में, और एक जगह तीनों मिले हैं यानी ए, बी और सी ये वास्तव में 6 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेकर टोटल क्षमता यानी कार्य निकाल लीजिए और इन लोगों का क्षमता निकाल लीजिए। एलसीएम जो लेंगे हमारा वही टोटल कार्य होगा। 8, 12, 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 24। 8 से 8 3 के 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24, यानी इन लोग का क्षमता है ए बी का 3, बी सी का 2 और ए बी सी तीनों लोग का 4। अब आपको क्या क्या चाहिए, देखिए ए और सी, तो आपका ए का भी आपको क्षमता पता होना चाहिए और सी का, तभी तो आप भाग देंगे टोटल 24 में। तो कैसे निकालेंगे ए और सी दोनों का क्षमता, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से ए बी सी तीनों लोग हैं। तो यहाँ पे ए बी को अगर इसमें से घटा देंगे ए बी सी 3 में से तो किसका बचेगा, तो सी का बचेगा। तो यानी क्षमता 4 में से 3 घटा दीजिए, सी का क्षमता कितना आ गया 1। अब ए का निकाल लीजिए, ए का निकालना है तो ये बी सी को ले जाके इसमें से घटा दीजिए ए बी सी तीनों में से, तो 4 में से 2 घटेगा 2, यानी दोनों लोग का हमने क्षमता निकाल दीजिए कितना, सी का 1 और ए का 2। अब टोटल कार्य कितना था हमारा 24, इन्हीं को कराना है। अब भाग दे दीजिए 24 में 3 का, आंसर आपके सामने होगा 3 8 है 24, यानी 8 दिन में हमारा कर लेंगे ये लोग, यानी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है, उनका एलसीएम है 72, तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 3 संबंधे 4 और एलसीएम जो है 72 दिया है। तो एलसीएम कोई भी संख्या का होता है वो मल्टीपल होता है, यानी गुणा करके ही बना होगा। तो आप अनुपात में दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, यानी 4, 3 और 4, 4 3 12 बराबर दिया है आपका 72। एक का पहले वैल्यू निकालिए, 12 6 का 72। अब इनको संख्याएं निकाल लीजिए, 6 3 18 और 6 4 के 24। 18 और 24 को जोड़ के बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4 42। 42 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर संख्या पूछा होता तो 18 व 24 दो संख्याएं थी। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। सबसे पहले इस सवाल को लिखते हैं हम लोग, 20 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 30 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य सबसे पहला आपका काम होगा अंक को अंक के साइड में और शब्दों को एक साइड में, तो विक्रय यहीं पे रहेगा हमारा और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य 30 यहीं पे था और 20 इसके बट्टा में आ जाएगा। अब सवाल इस तरह बन गया है, देखिए लागत मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 30, यानी 20 का सामान आप 30 में बेच रहे हैं। सिंपल सा समझ सकते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे 20 का सामान 30 में बेचेंगे, आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि 20 का ही हमने सामान लिया था 30 में बेच रहे हैं तो फ़ायदा होगा। कितने रुपये का फ़ायदा होगा रुपया में, तो 10 रुपये का। प्रतिशत में बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे 100 का गुणा कर लीजिए और आपका लागत मूल्य कितना है 20 का है। अब कटा दीजिए 20 से, 20 5 100, 10 5 50, यानी 50% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। 7 का क्वेश्चन का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम। आप लोग जरूर इसको याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि से ही मानव शरीर का पूरा ही कंट्रोल होता है, यानी इससे ही कंट्रोल होता है पूरे हार्मोन्स का। ठीक है, आप लोग को बताना है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं ऑप्शनों में से उसका आंसर है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। जैसे पीयूष ग्रंथि जो है सिर्फ अंतःस्रावी, यानी बाहर इसका कोई भी स्राव नहीं करती है, कोई भी जैसे एंजाइम का, हार्मोन्स का, ये अंदर ही कार्य करती है। लेकिन एक ऐसी ग्रंथि है जो अंदर भी स्रावित करती है और बाहर भी स्रावित करती है। आप लोग को बताना है उसका आंसर। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। तो देखिए भारत जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रही है आपको बताना है। तो देखिए 4 गो दिशा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। चारों दिशा, जैसे आपका भारत अगर यहाँ पे सेंटर में स्थित है तो ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम दिशा में आप लोग याद करिएगा पाकिस्तान है। भारत के पूरब दिशा में कौन सा है, तो नेपाल और चीन है। भारत के पूरब दिशा में अगर आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश है। ध्यान दीजिएगा, हमें बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। पूरब में बांग्लादेश है, उत्तर में कौन सा है, तो नेपाल और चीन। आप लोग को बताना है भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश स्थित है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत अपनी कुल सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है। आप लोग याद करिएगा 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे अधिक जो भूमि स्तर सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और सबसे कम किस देश के साथ सीमा साझा करती है, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। हमने आपको अधिक और सबसे कम दोनों बता दिया है। आप लोगों से सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10 नंबर प्रश्न होगा, अनाईमुडी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अनाईमुडी जो है ये अन्नामलई पहाड़ी, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो याद करिएगा 2696 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो है दोद्दा बेटा। कौन सा, दोद्दा बेटा। आप लोग याद करेगा। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो कितना है, 2637 मीटर। ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, योजना आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो साथियों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947, तो इसके 3 साल बाद योजना आयोग की स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950। आप लोग याद करिएगा। अब इसका नया नाम यह क्या हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा नीति आयोग। कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है इस समय वर्तमान में, सीईओ। तो देखिए नीति आयोग के इस समय सीईओ सुब्रमण्यम। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर, निम्नलिखित में किसे राज्य के विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। तो देखिए विधानसभा जो है भंग करने का अधिकार हमारे एकमात्र एक को है, यानी राज्यपाल। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174 के तहत किसी भी राज्य के विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी जिस राज्य में वो है उसका विधानसभा भंग कर सकता है। इसकी किसके पास शक्ति है, तो राज्यपाल को। जैसे हम लोग का सांसद है, सांसद कितने लोगों से मिलकर बना है सांसद जो है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और किसकी सलाह पे, तो भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पे। सेम उसी तरह हमारा जैसे केंद्र में होता है उसी तरह हमारा राज्य में होगा। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल। और किसकी सलाह पे, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे। आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो साथियों बिहू जो है असम राज्य का एक लोक नृत्य है। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहू जो है असम में 3 बार फेस्टिवल मनाया जाता है। कितना बार? तो 3 बार। आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए क्वेश्चन आज ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए मशहूर है? यानी भारत में किस स्थान पर तांबा निकाला जाता है और वो कौन सा स्थान है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों तांबे के लिए सबसे मशहूर जगह है खेतड़ी, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। खेतड़ी जो है तांबे के लिए मशहूर है। आप लोग को बताना है खेतड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। यह एक स्थान है खेतड़ी। देखिए जादूगोड़ा ऑप्शन में दिया गया है, झारखंड में है। यूरेनियम उत्पादन के लिए सबसे मशहूर है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे सिफारिश किया गया है? तो दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेट बैंक के नए अगले अध्यक्ष के रूप में CS सेट्टी, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। CS सेट्टी को एसबीआई के अगले अध्यक्ष के रूप में सिफारिश किया गया है। इससे पहले एसबीआई के अध्यक्ष थे दिनेश कुमार खारा। ध्यान दीजिएगा, दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो 1 जुलाई 1955। आप लोग याद करिएगा, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक को स्थापना किया गया। स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इम्पीरियल बैंक। कौन सा? तो इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था स्टेट बैंक यानी एसबीआई को। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों कौन सी नदी जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा डी, ताप्ती जो नदी है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सोन गुजरती है, गंडक गुजरती है और कोसी नदी। ठीक है, तीनों नदियाँ बिहार में गुजरती है। बिहार में की शोक नदी आप लोग को पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। यानी डी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ताप्ती नदी बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये रूस देश यानी सोवियत संघ इसको कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। सोवियत संघ से यानी रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है तो आप लोग ट्रिक करेंगे अमेरिका पे। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस से क्या लिया गया है हमारे संविधान में? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की क्रांति की ये देन है। तो इसी से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया। तो दोस्तों एशिया विकास बैंक का मुख्यालय हमारा फिलीपींस, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग याद करिएगा, आप लोग को बताना है इसकी स्थापना कब हुआ है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय हमने आपको बता दिया फिलीपींस, इसकी स्थापना कब हुआ है आप लोग को बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 30% बढ़ाई जाए। देखिए लंबाई में जो 30% वृद्धि किया गया, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। चौड़ाई में है जो 30% कमी किया गया है और लंबाई 30% बढ़ाया गया है। तो बताया गया है कि यहाँ पे आयत में वृद्धि कितने परसेंट की होगी क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल के आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पे लगाएंगे, a+b+a गुणते b-100 पे। तो ध्यान दीजिएगा लंबाई में 30% वृद्धि किया गया, यानी यहाँ पे लिखेंगे +30, फिर चौड़ाई में 30% घटाएगा तो -30। अब यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह ये इस पे डिसाइड करेगा, प्लस में माइनस को गुणा करेंगे, -30 गुणते 30, ठीक है, बटा में 100। अब इसको कटाइए, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 3 तिली के कितना हो गया 9, और ये प्लस माइनस आपका कट गया, यानी माइनस में 9, यानी यहाँ पे हमारा बढ़ा ही है। ध्यान दीजिएगा, यानी 30% लंबाई में भी वृद्धि हुआ है, 30% चौड़ाई में भी। तो यहाँ पे 9% की वास्तव में वृद्धि होगा, आप लोग याद करिएगा।
जब एक बार 30 बढ़ा है और ये एक बार 30 घटा है, तो यहाँ पे 30 गुणते 30 करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारा, यानी 9% की वास्तव में वृद्धि हुआ है। ठीक है, 9% हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि a माइनस बी बराबर 1 और ए बी बराबर 6, तो आपको बताना है a पे q माइनस b पे q का मान क्या होगा। तो इसको बताने से पहले आपको a और b का स्पष्ट मान पता होना चाहिए। तो a और b का हम लोग स्पष्ट मान जरूर पता कर पाएंगे। यानी a का मान ऐसा क्या रखें और b का मान रखें कि घटाने पे 1 है। तो ऐसे कई सौ संख्याएं हो सकती है, जैसे हमने ले लिया 8 और 7, घटाएंगे तो हमारा 1 ही बचेगा। 10 और 9 ले लिया तो घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन a और b जब गुणा करने पे कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो इससे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि ऐसी वो दो संख्याएं कौन सी है। तो 6 आपको कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं गुणा करने पे, तो एक ठो 6 और गुणते 1, और एक कौन सा बना सकता है 6 गुणते 1 है, और एक ठो 3 गुणते 2। इन्हीं दो संख्याओं से सिर्फ हमारा 6 बनेगा। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग समझ जाएंगे इसको तुरंत। तो यानी कहेंगे, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, जबकि ये वाला हमारा नहीं होगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी a का मान हमारा कितना है 3 और b का मान कितना है 2। बस आप यहाँ पे a का क्यू करिए, यानी 3 का क्यू करेंगे 27 और 2 का क्यू करेंगे 8। 27 में से 8 घटा दीजिए 19, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। यदि इनका औसत 70 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग आते हैं। 3 संख्या में दूसरी संख्या जो है पहली की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो पहली की कितना गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी को हमने 3 गुनी कर दिया। तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तीसरी जो संख्या है वो कितना है, तो दूसरी की कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे और यहाँ पे इसका मान निकालेंगे, यानी 1 3 और 1 2, 1 1 कायम 1, 3 1 कायम 3, 3 दूना 6। ये हमारा पहली, दूसरी और ये तीसरी तीनों संख्याएं आ गई हैं। कितनी, 1 3 6। अब इनका औसत कितना दिया है 70, तो 70 इधर कर देंगे। लेकिन हम लोग इसको जोड़ेंगे 6 3 9 1 10, तो हम भी यहाँ से औसत से योग निकाल सकते हैं। औसत में 3 का गुणा कर दीजिए, यानी कह सकते हैं 70 गुणते 3 बट्टा में। अब इनका योग कितना हुआ था, 6 3 9 1 10, 0 से 0 7 के 21, यानी 21 हमारा 1 का वैल्यू आ गया है 21। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 3 2 और 3 था, तो 21 से कम 21 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 11 12 और 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 8 और 9 प्राप्त हो। यानी वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या आप लोग को बताना है। तो देखिए छोटी सी छोटी संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। बड़ी से बड़ी आपसे पूछा होता तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, एचसीएफ। तो छोटी सी छोटी संख्या यानी एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 11 12 और 13 से विभाजित करने पे शेषफल प्रत्येक बार कितना बच रहा है, एक में 7 बच रहा है, एक में 8 बच रहा है और एक में 9, यानी 11 12 और 13 जब भाग दिया जा रहा है तो 7 बच रहा है, 8 बच रहा है और 9 बच रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले इन लोगों का अंतर देखते हैं, समान का है कि क्या है। 11 में से 7 घटाइए 4 बचेगा, 12 में से 8 घटाइए 4 बचेगा, 13 में से 4 घटाइए यहाँ पे भी 4 बचेगा, यानी अंतर जो है समान का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का सभी लोग का एलसीएम ले लेंगे, यानी 11 12 और 13। एलसीएम लेकर जो 4 जो समान का अंतर है वही हम लोग 4 घटा देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आएगा इसका 1716। अब इसमें से 4 घटा दीजिए क्योंकि सभी में प्रत्येक में 4 4 का अंतर था। तो 1712 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर।
अगला प्रश्न होगा 23 नंबर। 2 पाइप एक टैंक को भरने में 8 घंटा लेता है। यदि एक अकेला पाइप उसे टैंक को भरने में 24 घंटा लेता है तो दूसरा पाइप को टैंक भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए 2 पाइप है, एक टैंक को भरने में 8 घंटा ले रहा है। 2 पाइप एक टैंक को भरने में, यानी ए और बी हम लोग इसको मान लेते हैं 8 घंटा, और उसे एक अकेला है, जैसे हम कोई 20 में से एक को मान लेते ए 24 घंटा में। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूसरा पाइप इसमें कितना देर में भरेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 8 से 8 3 के 24 और 24 से कम 24, टोटल हमारा हो गया है 24। तो आप इसको इसमें से बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, यानी एक का निकल आएगा। 3 में से घटा लीजिए 2, 2 से भाग दे दीजिए, 12 घंटा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है। तो आपको बताना है ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 150 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार कर रही है कितना देर में, 12 सेकेंड में। तो हम लोग को निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, देख लीजिए, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। अब आप टोटल दूरी निकाल लीजिए, 250 150 जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 400 से 12 से भाग दे दीजिए। मीटर में ही डायरेक्ट है, मीटर में ही हमको लगाना है, 3 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से 4 3 12 और 4 से 4 दहियम, यानी 100 बटा में 3 भाग देंगे, 33 दशमलव इतना करके आएगा। तो यानी 33 मीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 33 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, आपको बताना है। तो दोस्तों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 50 वर्ष, और 5 वर्ष जो पहले कितना था, पिता और पुत्र का कितना गुना था, 7 गुना। कौन था, पिता हमेशा बड़ा रहेंगे। तो 5 वर्ष पहले यह अनुपात था। तो सबसे पहले हम लोग को 5 वर्ष पीछे आ जाना चाहिए, तभी तो ये सवाल बनेगा। तो 50 में से 10 घटा दीजिए, 10 यानी 10 कैसे पीछे आए, ध्यान दीजिएगा, पिता का 5 वर्ष और पुत्र का, तो आ जाएगा हमारा 7। अब ये 40 वर्ष 5 वर्ष पहले योग था उम्रों का, तो यहाँ पे सवाल बनाने के लिए अनुपात को जोड़ दीजिए, यानी 8 बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या, 40। एक का वैल्यू निकालिए, 8 5 40। अब गुणा कर दीजिए दोनों में, पहले 7 5 35, 5 1 5। लेकिन ये 5 वर्ष पीछे गए थे, हमको वर्तमान में आना है, तो पहले 5 वर्ष जोड़ लीजिए। तो 40 वर्ष का पिताजी हैं, 10 वर्ष का लड़का है। अब बोला है 12 वर्ष बाद पुत्र का अनुपात कितना होगा, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, 12 जोड़ कर बता दीजिए आंसर, यानी 22 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, करते हैं 28 प्लस 5 क्वेश्चन मार्क, इसको 5x कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से, इसको पहले भाग ही हल होगा। यानी 28 प्लस 5 गुणते यक्स भागा है, यानी यहाँ पे ला देंगे इसको 3, बराबर में है 73। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5x हो जाएगा। कह सकते हैं 28 प्लस 5x बट्टा में 3 बराबर 73। अब चाहेंगे तो 28 को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, घटा दीजिए इधर, 13 में से 8 5 और 6 में से 2 घटेगा 4, यानी बच जाएगा आपका 5x बटा में 3 बराबर 45। अब सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि x का मान हमारा क्या है। 5 से कटा दीजिए, 9 5 45 और 9 3 27 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन होगा, अंकित ने 44 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि उत्तीर्ण का अधिकतम प्रतिशत 40% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है।
जैसे कोई परीक्षा हुआ है और उसमें अंकित जो है 44 नंबर प्राप्त तो किया है, लेकिन पास होने का अधिकतम जो जो उत्तीर्णांक है उससे 16 अंक अधिक है। जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है, हमने आपको दे दिया एक ठो कॉमन एकदम चीज़ कि कोई भी अगर व्यक्ति 30 नंबर जब तक नहीं लाएगा वो पास नहीं होगा। तो 30 नंबर एकदम लाना जरूरी है हर हालत में, तभी आप पास होंगे। जैसे ही 30 से नीचे जाएंगे फेल हो जाएंगे। लेकिन 30 से तो कोई अधिक भी ला सकता है, जैसे कोई 40 लाएगा, कोई 50 भी लाएगा इसी परीक्षा में, कोई 70 भी ला सकता है, कोई 80 भी ला सकता है। लेकिन ये सभी लोग पास होंगे 70, 40, 50। लेकिन 30 नंबर पे भी वो भी पास होगा, लेकिन 30 से नीचे वाले नंबर को फेल कर देंगे हम लोग। अब इस सवाल को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 44 नंबर लाया है, वो कितना नंबर पास से अधिक अंक था, यानी 16 नंबर। इसको घटा दीजिए, न्यूनतम हमारा पास अंक पता चल जाएगा अंकों में। 40 में से 16 घटाइए, 44 में से 14 में से 6 घटेगा 8, यहाँ पे 28, यानी 28 नंबर अगर कोई लाएगा तो वो पास हो जाएगा। नंबर में कितना लाएगा तो पास हो जाएगा 28, और प्रतिशत में ही हमारा कितना है 40%। बस इसको हल करते हैं। परसेंटेज का ऊपर दे दीजिए 100 और 40 को नीचे ला दीजिए, कटा दीजिए, 0 से 0, 4 7 28, यानी परीक्षा जो हमारा 70 नंबर का टोटल था। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 98, 128, 162, 200, 242 और 266। इसमें बताना क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पूछा जाता है कि अगला सीरीज हमारा क्वेश्चन मार्क पूछ दिया जाता है, तो ये आसान होता है थोड़ा सा। लेकिन इसमें मिसिंग नंबर नहीं, गलत कौन सा पद है ये आपको बताना है, यानी मिसिंग नंबर आपको इसमें ढूंढना है। तो 98 से देखिए 128 कितना हुआ है, कितना बढ़ा है, तो 30 बढ़ा है। 128 से 162 कितना बढ़ा है, तो 8 4 12, यानी 34 बढ़ा है। फिर 162 में 38 जोड़ देंगे, यानी 38 बढ़ा कितना है आपका, देखिए 30, 34, 38, 42 और अगला हो जाएगा 46। तो देखिए 200 में 42 जोड़ा है, 242 सही है। 242 में आप 46 जोड़ दीजिए, 242 में 46 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 4 4 8, यानी 288 आना चाहिए, जबकि दिया है 266, यानी यही हमारा आंसर गलत होगा, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 29 नंबर, निम्नलिखित में गलत पद का ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यानी मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है, गलत कौन सा है इसमें आपको बताना है। 100 से 91 यानी 9, 91 से 81 10 घटा है। फिर 81 से 71 11 घटा है, सॉरी 81 से 70 11, और 70 से आपको कितना घटना चाहिए, 9 10 11 12 घटना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना, 58, जबकि दिया कितना है 60, यानी हमारा यही वाला गलत हो जाएगा। आंसर में आपका ए सही होगा। ठीक है, तभी तो अगला 58 में से 13 घटाएंगे तो 45 आया है। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर, अनुमानित मान आपको ज्ञात करना है, यानी लगभग में आपको मान बताना है। करेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन अनुमानित में, जैसे आपका आंसर आ गया है 12.9, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं। अगर हमारा आंसर आ गया है 12.1, तो इसको क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 120.08, यानी इसको हम मानेंगे 120 का मीन्स गुणा 37.7, यानी 38/100, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसको पहले हल कर लीजिए क्योंकि प्लस है। 10 से 10, 38 में 12 का गुणा कर लीजिए, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। 38 में 12 से, तो 12 8 96 को, 12 8 96 6 9, और 12 3 36 और 10 36 और 9 जोड़ लीजिए, 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यानी इतना आ गया। और एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 45.6 यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे 56 में 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 7 56। अब 45 में 45.6 में 7 जोड़ दीजिए, 0.6 7 5 12 4 1 5, 52.6, यानी हम इसको क्या बोलेंगे,
52 कह सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर, सेवा सदन कामा कर्मभूमि और गबन पुस्तक किसकी रचना है? देखिए, अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो बताएं। तो दोस्तों, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण रचना है। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकलौता है, इकलौती नहीं है, लड़की नहीं है, इकलौता पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में लड़की महेश से किस प्रकार संबंधित है? जैसे यहाँ पे हमने एक तस्वीर बना दिया और यहाँ पे महेश बाबू को खड़ा कर दिया। अब महेश बोल रहा है क्या कि वह मेरे दादाजी के, तो दादाजी यानी पहले तो इसके पिताजी आएंगे, उसके बाद पिताजी के यहाँ पे होंगे वो दादा कहलाएंगे, ठीक है, दादा कहलाएंगे। यानी आपका बनेगा इस तरह महेश, उसके बाद पिता, उसके बाद दादा, ठीक है, महेश पिता, उसके बाद यहाँ पे बन गया इसके दादा। अब सवाल को पढ़िए। एक तस्वीर को इशारा करते हुए महेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौती नहीं आप समझिएगा, इकलौता है, पुत्र की पुत्री की तस्वीर है। यानी इकलौता पुत्र की पुत्री, यहाँ पे एक पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पे पुत्री को बना दीजिए, नीचे ही आ जाएगा। तो यही बताना है ये फोटो जो है ये महेश से किस प्रकार संबंधित, तो इसका ये पिता है तो इसका भी ये पिता होंगे, यानी भाई बहन, बहन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़, तो आपको इसका हल बताना है। तो पहले पुट करते हैं, यानी मान को चेंज करते हैं। 63 गुणते का देख लीजिए क्या है, घटाव, यानी 24, प्लस का अर्थ है भाग 8, भाग का क्या अर्थ है, गुणा 4, प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का क्या अर्थ है, जोड़, यानी 3 यहाँ पे जोड़ कर देंगे। अब बोडा मास नियम से पहले हल करते हैं, भाग देंगे तो 8 से ये कम कट जाएगा, 8 3 के 24, 2 से ये भी कट जाएगा 2, यानी बचेगा आपका 63 माइनस 3 गुणते 2 प्लस 3। अब इसको हल कर लीजिए, 3 दूना के 6, यानी 63 में पहले 3 जोड़ दीजिए, 66 में से 6 घटा दीजिए, 60 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर, ठीक है, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, दिए गए विकल्प तार्किक रूप में क्रमबद्ध करें। यानी यहाँ पे ऑप्शन देखिए 5 को दिया गया है और आपको इसको तर्क रूप में, यानी बड़ा से या छोटा रूप में सजाना है। तो आप लोग बड़ा से ही छोटा रूप में सजाएंगे, देखते हैं कैसे सजाया गया है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। पहला में रखा गया है 1, यानी महासागर। महासागर नदी, तालाब, समुद्र, झील आपके सामने है। यानी अगर सबसे बड़ा रखेंगे तो लास्ट में छोटा जाएगा, अगर सबसे शुरू में छोटा रख रहे हैं तो लास्ट में बड़ा जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे सेट किया गया है। पहला में महासागर, यानी सबसे पहले बड़ा ही रखा गया है। 3 पे है आपका तालाब, यहाँ पे सबसे छोटा रखा गया है। उसके बाद 1 महासागर, ये तो गलती हो गया, यानी सबसे पहले इसमें हम बड़ा छांटते हैं, तो पहला लेंगे महासागर, ठीक है। उसके बाद महासागर से थोड़ा सा छोटा देख लीजिए समुद्र, यानी 4 मिल रहा है सी में, ये वाला तो होगा ही नहीं, दोनों, इन दोनों में से चेक करना है। उसके बाद समुद्र के बाद कौन सा आ जाएगा, तो समुद्र से बड़ा होता है थोड़ा सा नदी, यानी 4 2 हो जाएगा। उसके बाद झील, उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी 1 4 2 5 3, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समूह गलत है।
तो ऑप्शन देखिए और बताएं। तो सबसे पहले इसमें आपको नंबर याद होना चाहिए। देखिए बी, ई और एच, 2, 5 और 8, यानी 3 का वृद्धि हुआ है, यानी 3 2 5 और 5 3 8। सब में देखेंगे तो 3 3 का वृद्धि हुआ है। जैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं क्यू, टी, डब्ल्यू, 17, 20, 23। तो इसमें से कौन सा एक गलत है? तो आपको दिख रहा होगा इसका जे एम क्यू, जैसे 10, उसके बाद जे का 10, एम का 13 और यहाँ पे 17 दे दिया है, जबकि 13 3 16 होना चाहिए था। यानी जे एम क्यू हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा सी नंबर। सब में 3 3 का वृद्धि हुआ है और इसमें एक में 4 बढ़ा दिया, इसीलिए यह गलत हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अगली श्रृंखला ज्ञात करें। 10, 23, 43, 89, 175 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें कैसे किया गया है। 10 में 2 का गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, तो 10 दूना 20, 3 23, सही है। 23 में 2 का गुणा कर दीजिए और 3 घटा दीजिए, 23 दूना 46 में से 3 घटाएंगे 43। फिर 43 में 2 का गुणा करिए और 3 जोड़ दीजिए, 43 दूना 86 और 3 89, यानी यहाँ पे फिर 89 में 3 का गुणा करेंगे, 3 घटाएंगे, फिर 175 में 2 का गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 1 2 1 3, 350 और 3 जोड़ दीजिए, 353। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में PERINATH को ऐसे लिखा गया है और पोल को इस तरह लिखा गया है, तो कूट भाषा में सिंड्रोम को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पेरीनाथ जो है उसको कैसे लिखा गया है। तो नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे पी का होता है 16, ई का होता है 5, आर का होता है 18 और आई का होता है 9। इसको लिखा कैसे गया है? यहाँ पे 17, इसको लिखा गया है 6, इसको लिखा गया है 17, इसको लिखा गया है 8। तो हम लोग समझ सकते हैं पहला में 1 का वृद्धि किया है, फिर दूसरा में भी 1 का वृद्धि किया है, तीसरा में क्या किया? 1 का घटाया है, फिर चौथा में भी 1 का घटाया है। यानी एक बार 1 बढ़ा रहा है 2 ठोका, फिर 2 ठोका 1 घटा रहा है, फिर 2 ठोका 1 बढ़ाएगा, फिर 2 ठोका 1 घटा देगा। हम भी इसी तरह कर देंगे, यानी यस में से 1 बढ़ा देंगे, यस से हो जाएगा टी, वाई में बढ़ा दीजिए 1, एक्स वाई जेड, टी जेड। ऑप्शन 2 ठो ही होगा, यानी बी होगा या तो सी होगा, काहे कि टी जेड 2 ही ठो में, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं। अब इसके बाद अगला चेक करते हैं, यन में 1 घटा दीजिए, तो यन में से यानी 14 में से घटाएंगे, यम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टी जेड यम, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीसरा अंक से पता चल गया है। अगला क्वेश्चन होगा 38 नंबर, एक वस्तु को 219.60 रुपये में बेचने पर 8.5% की हानि होती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? यानी आपसे पूछा गया छापा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इसको लगाएंगे 219.60 गुणते 100 बटा में, जब 8.5% का हानि हुआ है तो कितना प्रतिशत आपको फायदा हुआ होगा, यानी आपने लिया होगा। तो लिए होंगे हमने 91.50, यानी 91.5% बराबर 219.60 है। इसको जब काटेंगे ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, जब दशमलव लगाएंगे तो, और ये कट जाएगा आपका 2.4, इतना बार में कटेगा। अब इसको गुणा कर दीजिए 100 से, यानी 240 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा 240 ही आएगा। थोड़ा कठिन है कटाने में, अब इसमें कटाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 37:5 है। 3:1 के अनुपात में मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त और पानी मिलाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो 27 से 5 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 32। 32 बराबर आपको दिया है 80। एक का पहले वैल्यू निकालते हैं, 16 दूना 32, 16 5 80, 2 से भाग देंगे, 2.5 हमारा
1 का मान आ गया है। अब पहले दोनों को निकाल लेते हैं, कितना कितना है। तो 27 में 2.5 को गुणा कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो 7×5 = 35, डायरेक्ट ही गुणा करते हैं। 25 × 6 = 150, 25 7 27 में 2.5 का, यानी 25 × 6 = 150, 25 7 175, 5 17 बचा, 25 दूना 50 और 17 जोड़ दीजिए, 50 60 1 67, यानी 67.5 जो है वो दूध है। ठीक है, और पानी कितना है, तो 2.5 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5.5 यानी 25 5 125, यानी 12.5 हमारा क्या है, पानी है। 12.5, 67.5 और 12.5 हम लोग का पानी है। इसको दशमलव है कटा लेंगे। कितना पानी और मिलाना है, तो +x करिए, तब अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 3:1 के अनुपात में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 3 से अगर ये कट रहा है तो कटाते हैं, नहीं तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 7 5 12 और 12 6 18 कट जाएगा 3 से। 3 दूना के 6, 3 1 3, 3 5 15। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए, यानी 215 और इधर आके 125 घट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 200। कितना बार में कटा है, 67.5 था। तो 3 से 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 225 में से आप घटा दीजिए इसको 125, यानी 10 लीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान क्योंकि आया था हमारा 10 लीटर, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन होगा 40 नंबर। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 1630 रुपया और 4 वर्ष में 1708 रुपया हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करें। तो देखिए, निश्चित राशि एक है, 3 वर्ष में कितना हो रही है, 3 वर्ष में 1630 रुपया और 4 वर्ष में कितना हो रही है, 1708 रुपया। अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4 में से 3 घटाओ 1, यहाँ पे घटा लेते हैं 1708 में से 1630, बचेगा 78। ठीक है, यानी 1 वर्ष में 78 रुपया। तो आपका जिसमें लगाना है लगाएं, यानी 3 में गुणा करेंगे तो 3 साल का ब्याज निकलेगा, 4 में गुणा करेंगे तो 4 साल का ब्याज निकलेगा। 3 ही का हम गुणा कर लेते हैं, 78 में 3 का 8 3 के 24 2 और 7 3 के 21 22 1 23, 3 के 24 को 4 2 8 7 1 21 22 1, 234 रुपये घटा दीजिए। 1630 में से 234 रुपये घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 1396, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 41 नंबर। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 84 को 48 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत आपको बताना है। तो देखिए, 36 को संख्या थी, उसका औसत कितना है, 45 था। अब ध्यान दीजिएगा, 84 को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीधा उल्टा पढ़ ले रहे हैं, यानी 48। तो आपको चाहिए था इसमें 84 रुपया, लेकिन मिला कितना है, 48 रुपया। तो जब हमारा औसत आएगा तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा बैलेंस बराबर होगा। अगर कमी हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा, वृद्धि हुआ है तो घटाना पड़ेगा। तो पहले अंतर लेते हैं, वास्तव में कितने नंबर का जैसे अंतर पड़ा है। तो 84 में से 48 घटाते हैं, 14 में से 8 घटेगा 6, और यहाँ पे 7 में से 4 3, 36 नंबर का डिफरेंस हुआ है। और ये कितने अंकों पे, यानी कितने संख्याओं पे, तो 36 से। 36 में 36 का भाग दे दीजिए 1। अब 1 हमारा यहाँ पे जुड़ेगा कि घटेगा, तो ध्यान दीजिए, 84 चाहिए था, 48 पढ़े हैं तो कमी हुआ है, यानी 1 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। 45 में 1 जोड़ दीजिए 46, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 30 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 6 आदमी
कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए लगाते हैं इसको। 30 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद, यानी आप समझिए 30 आदमी जो थे वो 12 दिन तक कर सकते थे, लेकिन 4 दिन बाद छोड़े, यानी 4 दिन तक तो किए होंगे। तो अब टोटल शेष कितना दिन बचा है? 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 बराबर 6 आदमी चले जाते हैं। तो पहले 30 आदमी थे, अब 6 आदमी छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 24 आदमी बचेंगे। कितना दिन में करेंगे? यक्ष दिन में। यही आपको निकालना है। 8 से कटा दीजिए, 8 3 के 24, 3 से कटा दीजिए, 3 ढाई 30, यानी 10 दिन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर। एक चोर शाम 3 बजे एक कार चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। कार मालिक को पता 4 बजे चलता है और उसका पीछा जो है 75 किमी प्रति घंटा की चाल से करता है। चोर कब पकड़ा जाएगा? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चोर कितने बजे चोरी किया है? 3 बजे। और पता कितने बजे चला है? 4 बजे। तो जैसे आप कितना देर भागे होंगे, जैसे 3 बजे आप चुरा के भागे होंगे तो आप 4 बजे तो मालिक पीछा ही करने लगा था, तो 1 घंटा आपको समय मिला होगा भागने के लिए चोर को। और चोर अपना चाल से ही भागेगा, यानी दूरी निकाल लीजिए, दूरी कितना चाल चोर गया है। तो दूरी बराबर होता है चाल, यानी चोर का चाल 60, और समय कितना? 1 घंटा, यानी 60 में 1 का गुणा कर दीजिए। टोटल 60 किलोमीटर दूरी भागा होगा। ठीक है। अब मालिक जो है वो 75 से 4 से चलता है। तो जब एक ही दिशा में आप लोग जाएंगे तो देखिए जिसका चाल अधिक होगा कम चाल में से घटा देंगे, यानी 75 में से 60 को घटा दीजिए, बचेगा कितना चाल? यानी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी को तय करना है? 60 को कितना देर में तय कर लेंगे? आप इसको कर लीजिए। 15 से 15, यानी 75 में से 60 घटा दीजिए तो बच जाएगा 15, और 15 चौके 60, 4 घंटा में पकड़ लेंगे। यानी कब बजे पकड़ा जाएगा? तो 4 बजे चोरी हुआ है और 4 घंटा उसमें जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 बजे हम लोग का चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, 8 बजे चोर पकड़ा जाएगा। आप लोग याद करिएगा। ऑप्शन देखते हैं कि नहीं मिस्टेक हुआ है ऑप्शन लिखने में। 8 है, आप लोग याद करिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 18 मीटर का अंतर है और परिमाप 144 मीटर है। तो आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे परिमाप ही पूछ दिया गया है ज्ञात करने के लिए, लेकिन परिमाप तो खुद दिया ही है। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई भी पता होना चाहिए और चौड़ाई भी पता होना चाहिए, तभी तो आप क्षेत्रफल बता पाएंगे। तो देखिए कैसे पता करेंगे। यानी एक जगह दिया है L-B बराबर कितना? 18, और परिमाप का आपको सूत्र पता होगा, 2 कोष्टक में L+B बराबर कितना दिया है परिमाप? 144। अब 2 से कटा देंगे इसको, 2 7 14, 2 दूना के 4, यानी कह सकते हैं L-B बराबर 18 पहला समीकरण, L+B बराबर 72 ये दूसरा समीकरण। अब इसी को हल करके L और B का मान ज्ञात करेंगे। B से B कट जाएगा, 2L हो जाएगा। 2L बराबर 72 18 90। L का मान कितना आ गया? 45, और B का भी मान घटा दीजिए। 18 में से 45, 45 यानी 18, 27 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 7 5 35 और 27, यानी 1215 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। एक दूध व्यापारी 50 रुपया प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध लेता है और उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है और उसको 48 रुपया प्रति लीटर से बेचता है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दूध कितने रुपए में खरीदा है।
तो 50 रुपये प्रति लीटर से 30 लीटर खरीदेंगे तो कितना में आपका हो जाएगा, 5×1500 रुपया में। अब उसमें क्या कर रहा है कि अब उसको 48 रुपये में बेच रहा है, कब, जब उसमें 20 लीटर और पानी डाल दे रहा है। तो अब दूध की मात्रा टोटल कितना हो जाएगी, 50। अब 48 में 50 का गुणा कर दीजिए तो 8×5 = 40, 0 को 0, 0 से 0, 8×5 = 40 और 5 को 20, 4 24, यानी टोटल यहाँ पे 2400 रुपये मिलेगा। खरीदा था कितना में, अब सवाल इस तरह बन गया है कि 1500 रुपया में खरीदे हैं और 2400 रुपया में बेच रहे हैं। तो फ़ायदा होगा कि नुकसान, सिंपल सा है, फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, तो 900 रुपये का। गुणते में 100% में बताना है, आपका सामान का असली दाम नीचे आ जाएगा, यानी 1500 का लागत था। 0 से 0, 15×6 = 90, यानी 60% का हमें लाभ हुआ है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। देखिए वर्तमान में इस समय टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 राज्यों में से 8 केंद्र शासित राज्यों में से एक ही केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय, वो है हमारा दिल्ली। आप लोग को बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, विडम्बल कप किस खेल से संबंधित है। थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट ले चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है और क्वेश्चन भी अभी बचा है हम लोग का। विडम्बल कप जो है टेनिस से संबंधित है। सी नंबर इसका हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। विडम्बल कप, ऑस्ट्रेलियन कप, यूएसए ओपन, ये सब हमारा टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 खेल का शुभंकर क्या है। जो अभी हो रहा है वर्तमान में पेरिस में ओलंपिक 2024 का, तो इसका शुभंकर क्या है। तो दोस्तों इसका शुभंकर है द फ्रिज। आप लोग याद करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी तक गोल्ड मेडल इसमें किसी ने नहीं जीता है, भारत का कोई भी खिलाड़ी। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पदक किसने दिया है, तो मनु भाकर। और किस में दिया है आप लोग को बताना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पदक जो है मनु भाकर ने दिलाया है, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। और किस खेल में दिलवाए हैं आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन होगा 49 नंबर, भारत में करेवा नामक मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में जो करेवा नामक मिट्टी है वो जम्मू कश्मीर आप क्षेत्र में देख सकते हैं, यानी 49 का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 50 नंबर, उपसौर की घटना किस दिन घटती है। तो साथियों उपसौर की घटना यानी उपसौर के यानी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नज़दीक आपको कब होता है, यही आपको बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि सूर्य से सबसे नज़दीक पृथ्वी किस दिन आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को ऐसी घटना, उसी को हम लोग उपसौर कहते हैं। अगर अपसौर पूछेंगे तो वो सबसे अधिक दूरी होगा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी कब होता है, तो 4 जुलाई, उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध, आप लोग याद करिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला रूस देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे बड़ा अधिक क्षेत्रफल वाला देश जो हमारा रूस है, रूस, कनाडा, चीन ऐसे आता है। तो भारत जो है इसमें हमारा 7वें नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे और जनसंख्या के हिसाब से अब तो पहले नंबर पे आ गया है। तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जिसे इंग्लिश में CBDT के नाम से जाना जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रवि अग्रवाल जी को बनाया गया है। इसके पहले जो थे नितिन गुप्ता थे, ध्यान दीजिएगा नितिन गुप्ता पहले थे, अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। बी हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के बाद मुगल वंश की राजगद्दी पर किसने शासन किया था।
तो साथियों अकबर के बाद मुगल वंश की राजगद्दी पर जहांगीर, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 54 नंबर, पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो साथियों पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को असम की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 55 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता के बारे में बताता है? तो साथियों संविधान में जो अनुच्छेद 100 हमारा 65 है वो भारत के महाधिवक्ता यानी राज्यों का महाधिवक्ता होता है, यानी 55 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, जैसे उसको हम लोग चुनते हैं अनुच्छेद 176 के तहत, इसकी राष्ट्रपति चुनाव करते हैं यानी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। उसी तरह राज्यों में महाधिवक्ता होता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान दीजिएगा 165 अनुच्छेद के तहत। 56 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले पद का संबंध है दूसरे पद से उसी प्रकार आपको बताना है। तो पीलिया संबंधी जैसे है यकृत, तो आपको बताना है निमोनिया संबंधी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पीलिया अगर आपको रोग हो जाएगा तो आपका प्रभावी डालेगा शरीर पे यकृत पे। तो निमोनिया अगर आपको हो रहा है तो फेफड़ा हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, डी फेफड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, यदि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरा स्थान पर कौन सा होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप लोग लगाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे तभी आप कर पाएंगे। कैसे किया जाता है, जो लोग नए हैं आप लोग देखिए इसको। सबसे पहले कॉमन शब्दों को ढूंढिए, सब में कॉमन जो होगा उसको काट देंगे, वहाँ से हम लोग भिन्नता का पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे यच यच सब में दिखाई दे रहा है, यच यच को सबको काटिए पहले, ठीक है। उसके बाद ओ भी है, ओ को भी काट देंगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा अक्षर सबका देखिए, यल यल यम पी। तो अब सबसे पहले ये ज्ञात करिए कि सबसे पहले ABCD में पी आता है या यम आता है या यल आता है या यल। तो हमारा सबसे पहले यल ही आता है। अब इसमें यल यल भी है तो यल यल फिर एक बार काटिए। अब ई आता है कि ए आता है, तो पहले ए आता है यानी पहला पे ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पे ये आ जाएगा। तीसरा पे इन लोगों में देख लीजिए यम और पी है, तो पहले आता है पी यानी तीसरा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चौथा। तो आपको बताना क्या था इसमें, तीसरा यानी होम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। जो लोग पहली बार लगा रहे होंगे उन लोग को समझ में नहीं आएगा, इसका एक बार प्रैक्टिस करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है, जैसे इस पर महाभियोग लगाना है, तो आप केवल राज्यसभा में ही पेश कर सकते हैं, यानी सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसीलिए इसे राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो सांसद के किस सदन में पेश किया जाना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा सांसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा पर महाभियोग लगाना है तो केवल राज्यसभा आप लोग याद करना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, वह समय का पहचान करें जब घड़ी में 8:40 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखिए दर्पण में अगर आपको कोई भी, जैसे घड़ी में आपका बज रहा है और उसको दर्पण में ज्ञात करना है, तो उसको समय को 11:60 में से घटा दीजिए, आपका आंसर सामने हो जाएगा। जैसे 8:40 को घटा दीजिए, 60 में से 40 घटाइए, बचेगा 20, यानी मिनट को मिनट के साथ घटाते हैं, घंटा को घंटा के साथ।
अब 11 में से 8 घटा दीजिए, 8 3 11, यानी 3:20 सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे घड़ी में 4 बज रहा है। अब आपको पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 में से घटा दीजिए आप 4 बज, ठीक है, 0 60 से 60 यहाँ पे उतर आएगा, 11 में से 4 घटे 7 4 11, यानी 7:60 का मतलब क्या कह सकते हैं, 8 बज रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, खाली पद का पहचान करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वृद्धि देखिए कितने कितने का हुआ है, 24 35 51 73 102। अब घटाइए 24 में से 35, यानी 6 और 5 11 यहाँ पे हुआ है। 35 में से 51 घटाइए तो 15 1 16 यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। 35 से 15 50, ठीक है, 16 यहाँ पे बढ़ा है, 11 5 बढ़ा है, फिर 73 देखिए कितना बढ़ा है, 73 से 51, 2 और 7 में से 2 22, यानी यहाँ पे 22 बढ़ा है। आप लोग इसको करिएगा, आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा घटाने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में भी मिटाना पड़ रहा है, तो माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इसका करके ज़रूर बताइएगा आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आपको हम लगभग में बता दे रहे हैं, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 139, ठीक है। तो आप लोग इसको करके बताइएगा आंसर सही है कि नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में गलत पद का पहचान करना है, यानी कौन सा इसमें गलत पद दिया गया है। देखिए 2 5 10 17 26, 2 से बढ़ा है 5 यानी 3, 5 से 10 यानी 5, 7 9, यानी समझ में हमें क्या आ गया, 3 5 7 9, यानी विषम संख्याएं बढ़ रही है। तो अब देख लीजिए कहाँ पे दिक्कत हुआ, 17 में 9 बढ़ाएंगे 26 सही है, 9 2 11, 26 में 11 37, ये भी सही है। 11 बढ़ा था तो अगला 13 हो जाएगा, तो 37 और 13 बढ़ा दीजिए, 37 में 13 होना चाहिए था यहाँ पे कितना, 50, लेकिन हुआ क्या है 51। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक समान है, असमान का पता लगाना है, यानी भिन्न का पता लगाना है आपको। तो सभी आपको दिख रहा होगा, 121 11 का है वर्ग, 361 19 का है, 289 17 का है, और 216 जो है वर्ग नहीं है किसी का, ये 8 का क्या है, घन है, ठीक है। 8 का घन है, तो हमारा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ग दिया है, 1 घन दे दिया है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। ये आपके सामने है शब्द, और इन्हीं में से छांट कर कौन सा शब्द इसमें से चारों में से नहीं बनाया जा सकता है, यही आप लोग को बताना है। तो आपके सामने है पहला रिलेशन, देख लीजिए रिलेशन बनेगा आर ई, तो इसमें आर भी है, ई भी है, यल भी है, ए भी है, और टी, और यानी हाँ ये बन जाएगा बिल्कुल। सीरियल भी बनेगा, रेशम, यानी बी हमारा नहीं बनेगा, लिबरल। अब क्यों नहीं बनेगा हम आपको मोटा मोटी बता दे रहे हैं। देखिए यल शुरू में भी है और यल लास्ट में भी, लिबरल में, लेकिन इस शब्द जो दिया गया इसमें यल एक ही है, स्पष्ट रूप से है कि यानी 2 एल दिया नहीं है, तो हमारा ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर, बेजोड़ शब्द का चयन करें, यानी 4 गो में से अलग को छांटना है। वस्तुकार संबंधी डिजाइन, फर्नीचर संबंधी लकड़ी, कपड़ा संबंधी कपास, जूता संबंधी चमड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुकार संबंधी डिजाइन। सभी ये जो है वस्तु से जैसे कोई भी पदार्थ से वस्तु बनाया जा सकता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर, कपास से कपड़ा, चमड़ा से जूता बनाया जाता है, लेकिन क्या डिजाइन से वस्तुकार बनाया जाता है, ऐसा नहीं। ये सभी बनाने वाला एक पदार्थ और वस्तु दिया गया था, जबकि वस्तुकार और डिजाइन एक दूसरा चीज हो जाएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, एक कूट भाषा में लव को 1357 लिखा जाता है और हेट को 2467 लिखा जाता है, तो 64 17 संख्या का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसी में से छांट को आपको लिखना है। अब 6 का देख लीजिए कहाँ पे क्या उपयोग हुआ है, तो 6 को क्या लिखा गया है,
टी, तो टी हम सबसे पहले लेंगे। 4 को क्या लिखा गया है, तो 4 का ए लिखा गया, टी ए। अब देख लीजिए टी ए किस में है, ऑप्शन देख लेते हैं, और टी ए किसी में सिर्फ एक ही में दिख रहा है, यानी सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर टी ए और किसी ऑप्शन में मिलता तो आगे चेक करते। 67 नंबर क्वेश्चन है, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में उषा का स्थान 21वां है और अंत से उसका स्थान क्या होगा। यानी टोटल 37 विद्यार्थी हैं और उषा उसमें से 21वें नंबर पे है शुरू से, तो अंत से उसका स्थान बताना है। सिंपल सा है, 37 यानी कुल संख्या में से 21 को घटाइए, 7 में से घटाइए 6 और 3 में से 2 घटा दीजिए 1 और 1 इसमें जोड़ दीजिए, 16 1 17 नंबर पे उसका अंतिम से स्थान होगा, यानी बी हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे अगर राम को ही शुरू से 5वां गिन लिया जाता है और अंत से भी 5वां गिना जाता है, इस केस में पूछा जाएगा पंक्ति में कुल कितने लग रहे हैं, तो 5 5 10 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 9, इस केस में घटाया जाता है और एक साइड से स्थान दिया है और कुल संख्या दिया है तो घटाकर 1 जोड़ा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 संबंध है 17 तो 7 संबंध है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 4 का वर्ग कर देंगे 16 और 1 जोड़ दीजिए 17, उसी तरह हम 7 का वर्ग कर देंगे 49, 1 जोड़ दीजिए 50, सी हमारा आंसर सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर दूसरा स्थान पर क्या होगा, यानी दूसरा नंबर पे बताना है। देखिए उसी तरह करेंगे जैसे हमने बताया है काटने का। सबसे पहले भी सब में है, काट दीजिए, ओ भी दिख रहा है वो भी काट देंगे। अब ये डिसाइड करना है कि यल आता है कि सी आता है कि आई आता है कि वाई आता है, तो सबसे पहले आपका सी ही आता है, यानी ये पहला हो जाएगा। उसके बाद यल या आई, तो ये दूसरा हो जाएगा। क्या बताना था आपको, दूसरा, यानी बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ही, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया तो हमें आगे क्या ज्ञात करने की ज़रूरत है, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और आप लोगों के लिए क्विज होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा और यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक है ये भी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपके लिए क्विज क्वेश्चन है,